सिर्फ और सिर्फ देश के विकास के लिए काम कर रही है। एक ऐसी सरकार जो मां भारती की सुरक्षा, मां भारती की समृद्धि के साथ हमारी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति भी उतनी ही समर्पित है। लेकिन साथियों, याद करिए 2014 से पहले क्या होता था? क्या होता था? हमारे आने से पहले खबरें क्या आती थी? 2004 से 2014 रिमोट कंट्रोल की कांग्रेस की सरकार ने, वो रिमोट कंट्रोल से चलती थी। कांग्रेस सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया था कि अपनी संस्कृति और परंपरा की बात करना एक प्रकार से गुनाह बन गया था। समाज में उसको अछूत बना दिया जाता था, उसका बहिष्कार कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने हमारी आस्था को, हमारी परंपरा को हमेशा हमेशा के लिए तबाह करने की एक गहरी साजिश भी रची। ये साजिश थी देश के हिंदुओं को आतंक से जोड़ने की। भाइयों और बहनों, हमारी रगों में वसुधैव कुटुंबकम के संस्कार है। हजारों साल से हमें सिखाया गया कि हर नर में नारायण होता है, हर नारी में देवी होती है। हमें हजारों साल से सिखाया गया कि पौधे में भी परमात्मा होता है। हम वो लोग हैं जो नदी की भी पूजा करने वाले लोग हैं, सूरज और चांद की भी पूजा करने वाले लोग हैं। और हम उनकी वोट बैंक की राजनीति के कारण 5000 साल की हमारी तपस्या, हमारे पूर्वजों के आदर्शों के लिए किए गए बलिदान आतंकवादी बन गए। क्या आपको ये बात मंजूर है? क्या कांग्रेस का ये पाप मंजूर है? क्या उनके साथियों का ये पाप मंजूर है? क्या ये कलंक हमें मंजूर है? क्या भाई और बहनों, आतंकवादी पाकिस्तान से आते थे, हमारे आस्था के स्थानों, हमारे बाजारों में आए दिन धमाके करके चले जाते थे। तो कांग्रेस क्या कर सकती थी? क्या करते थे वो? देश में धमाका होता था, कांग्रेस क्या करती थी? उनके होम मिनिस्टर कपड़े बदलते थे और बाद में सरकार होम मिनिस्टर बदलती थी। भाइयों बहनों, पहले ऐसी सरकार थी जिसको न खुद पे भरोसा था, न अपने सुरक्षा बलों पर भरोसा था, न देश की जनता पर भरोसा था, और इसलिए वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। वो देश की हजारों वर्ष की महान परंपरा को दागदार करने में जुटे रहे, लेकिन जहां से हमले होते थे उनका नाम तक देने को तैयार नहीं थे। वो परंपरा जिसने दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया, वो परंपरा
जिससे गौतम बुद्ध ने प्रेरणा पाई, वो परंपरा जिसकी कोख से महात्मा गांधी पैदा हुए, उस परंपरा को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने बड़ी बड़ी साजिशें रची। साथियों, तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की सियासत के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। और कांग्रेस का इतिहास है, सत्ता के लिए देश का टुकड़ा कर सकती है, सत्ता के लिए वंदे मातरम का टुकड़ा कर सकती है, सत्ता के लिए हिंदुस्तान के राज्यों के टुकड़े कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। क्या अब इस देश को ये मंजूर है क्या? इसको स्वीकार कर सकते हैं क्या? जो भाई को भाई से लड़ाते हो, जो जाति बिरादरी को टकराते हो, जो संप्रदाय के बीच में दीवार पैदा करते हो, अरे मां के दूध में दरार करने की कोशिश करती हो, ऐसी कांग्रेस को अब हिंदुस्तान के अंदर कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है भाई। और उनके सारे चक्के बक्के ऐसे हैं, सारे। कांग्रेस की साजिश के सामने आपका ये चौकीदार दीवार बन करके खड़ा है। मैं अपने भारत की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा पर कतई आंच नहीं आने दूंगा। भाई और बहनों, नया हिंदुस्तान, अब दुनिया समझ गई है नया हिंदुस्तान क्या है। ये नया हिंदुस्तान है जो घर में घुस करके मारता है। मारता है कि नहीं मारता है? अपनों के खून के एक एक कतरे का हिसाब उसी समय चुकता करता है। मैं वही खाता नहीं रखता हूं कि चलो वही खाते में लिखेंगे, कभी न कभी निकालेंगे। जी नहीं, उस खून के सूखने से पहले बदला लिया जाएगा। अब जहां आतंक के निशान मिलते हैं, जो असली गुनहगार है, वहीं पर सीधा वार करना ये मोदी की फितरत है। मुझे बताइए साथियों, आपको नए हिंदुस्तान का ये नया आत्मविश्वास पसंद है कि नहीं है? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बोलिए। हमारा रास्ता सही है, हमारी कोशिश सही है, हमारी दिशा सही है। 40 साल से देश आतंकवाद को भुगत रहा है और हम आंसू बहाते घूम रहे हैं भाइयों। कितने दिन तक देश सहन करेगा? क्या भारत को धमकियों से डरते रहना चाहिए क्या? डरते रहना चाहिए क्या? क्या हमारे वीर जवानों को खुली छूट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, शांति की बात वही कर सकता है जिसकी भुजाओं में दम होता है, जो शक्तिशाली होता है। अरे मरे पड़े लोगों का उपदेश कौन सुनने को तैयार होता है? शांति की बातें करने वाली सरकार हम देख चुके हैं भाइयों। दुनिया ने हमारी कुछ नहीं सुनी, ताकत दिखाई तो दुनिया हमारे साथ खड़ी हो गई।
अब भारत ने दूसरों से गुहार लगानी पुरानी नीति को त्याग दिया है और इसीलिए अब हिंदुस्तान में तो शांति आएगी, लेकिन हिंदुस्तान के कारण इस पूरे भूभाग में भी शांति की संभावना बढ़ जाएगी भाइयों। आतंकवाद हो या नक्सलवाद, माओवाद, अब देश के कुछ क्षेत्रों में ही सीमित होकर रह गया है। भाइयों और बहनों, भारत सक्षम, भारत मजबूत होगा तो साथ साथ ओडिशा भी सशक्त होगा। आपने यहां 20 साल एक व्यक्ति पर भरोसा करके देख लिया कि नहीं देख लिया? क्या मिला? अरे लाइब्रेरी में भी अच्छी किताबों के ढेर होते हैं, लेकिन उससे दुनिया बदलती नहीं है जी। मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या 20 साल में ओडिशा का जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ क्या? एक राजधानी के तौर पर भुवनेश्वर का जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ क्या? इसके लिए कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार? केंद्र सरकार ने उड़ीसा के विकास के लिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। बीते 5 वर्षों में करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया है। आंकड़ा याद रहेगा आपको? कितना? भूल गए? आप भी वो नामदार जैसा मत कीजिए। उनको तो आंकड़ों में झूठ बोलने की आदत है, आपको नहीं होनी चाहिए। सही बोलो। 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। ये छुपा देंगे लोग, सही नहीं बताएंगे। पहले की तुलना में 5 गुना राशि यहां की सड़क, बिजली, रेल जैसी सुविधाओं के लिए दी गई है। ऑयल एंड गैस क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपयों का निवेश किया गया है। पारादीप रिफाइनरी जैसा काम जो दशकों से अटका हुआ था, लटका हुआ था, भटका हुआ था, उसको भी हमने तेज किया है। पर्यटन की दृष्टि से भी यहां पर सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा हमारी सरकार ने सामान्य मानवीय और मध्यम वर्ग के जीवन को आसान बनाने के लिए भी निरंतर काम किया है।